So hey guys, again Yuvraj here, and today we're gonna start the third part of important question series of Engineering Mathematics 4. So make sure you won't be skipping any part. So let's get started. Alright guys, so you're most welcome here. My name is Yuvraj basically, and so any of you guys are interested, so I'd love to invite you to subscribe and join the important question series. So let's begin the video. So alright guys, here we just start the another chapter basically. So in this chapter we will cover the most important topics which are important for exam or university point of view. So let's start the chapter 2, which is basically the applications of PDE. So move on to the topic 1, which is basically the method of separation of variables. तो यहाँ पर हम method of separation of variables से start कर रहे होंगे. तो basically ये method हमारा PDE को solve करने के लिए use होता है, means solution देता है. So in this method we assume that dependent variable is the product of two functions. Means कि यहाँ पे जो dependent variable होता है वो है हमारा independent variables के functions के product के बराबर हो रहा होता है. तो जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू कैपिटल x इंटू कैपिटल y. तो यहाँ पे जो स्मॉल x और स्मॉल y है वो बेसिकली हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और z मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो यहाँ पे जो कैपिटल x है वो बेसिकली स्मॉल x का ही फंक्शन है सिर्फ, और कैपिटल y है जो हमारा वो सिर्फ स्मॉल y का ही फंक्शन है. तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. मीन्स कैपिटल x और कैपिटल y का प्रोडक्ट का ही फंक्शन है, वो बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल के बराबर है. तो ये मेथड हम कुछ यूज कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है वेयर x इज द ओनली फंक्शन ऑफ x, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, एंड y इज द ओनली फंक्शन ऑफ y विच इज बेसिकली ऑल्सो कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. z मेरा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. So in this slide we discuss about the some steps to find solution of PDE using method of separation of variables. तो यहाँ पे हम कुछ steps discuss कर रहे होंगे बेसिकली PDE का solution निकालने के लिए by using method of separation of variables. तो steps से पहले मैंने एक line mention कर रखी है बेसिकली. यहाँ पे हम u को dependent variable मान के चल रहे होते हैं और x और t को independent variable मान रहे हैं. तो उसके according steps लिखी गई हैं. So पढ़ते हैं पहले step की तरफ, जो कि है लेट u इज इक्वल टू कैपिटल x इंटू कैपिटल d. तो बेसिकली हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि हम एज्यूम करके चलते हैं कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शंस के प्रोडक्ट के बराबर मान रहे होते हैं, जो कि हमारा सॉल्यूशन होता है, जो कि क्वेश्चन गिवन होगा हमारा पीडीई के फॉर्म में, उसका हम सॉल्यूशन बेसिकली ये मान लेते हैं एंड नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 2, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं. फिर हम बढ़ते हैं स्टेप सेकंड की तरफ. तो यहाँ पे डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली इन द टर्म्स ऑफ x एंड t. मीन्स जो ये हमारी इक्वेशन है u इज इक्वल टू x एंड t, तो यहाँ पे हम उसके गिवन पीडीई के अकॉर्डिंग अपने डिफरेंशिएट करते हैं बेसिकली, कि एक बार करना है या 2 बार करना है, उसके अकॉर्डिंग फाइंड द टर्म्स. मीन्स टर्म्स को फाइंड कर लेते हैं हम, और फिर स्टेप 3 रिप्लेस द फाइंडिंग टर्म्स इन द गिवन पीडीई. मीन्स जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें जो हम टर्म्स निकालेंगे बेसिकली इसको डिफरेंशिएट करके u इक्वल टू x इंटू टी को, तो वहाँ पे हम वैल्यूज सारी रिप्लेस कर रहे होंगे जो कि हमारे डेरिवेटिव्स की वैल्यू होंगी. तो बढ़ते हैं अपने स्टेप 4 की तरफ. अरेंज दी डेरिवेटिव्स एंड मेक देम एज इक्वल टू k लेट. मीन्स यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि डेरिवेटिव्स को हमें अरेंज करना है, फिर जो कि हम रिप्लेस करने के बाद वैल्यू अरेंज करेंगे और फिर उन्हें इक्वल टू द k कर देंगे. मीन्स हर एक डेरिवेटिव को हम इक्वल टू k कर देंगे. स्टेप 5 क्या कह रहा है, नाउ द ईच डेरिवेटिव इज इक्वल टू k एंड सॉल्विंग सेपरेटली. तो हमें जैसे x का डेरिवेटिव अलग होगा कैपिटल x का, तो उसको हम इक्वल टू k लेंगे फर्स्ट टाइम, और जो हमारा कैपिटल t का डेरिवेटिव होगा उसको हम अलग लेंगे इक्वल टू k के साथ. तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे बेसिकली. फिर आता है हमारा स्टेप 6, नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ x एंड t. तो हम वहां से अलग अलग सॉल्व करने से कैपिटल x और कैपिटल t की वैल्यू मिल जाएगी. सो रिप्लेस इन द इक्वेशन नंबर 2 विच इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पीडीई. तो जो कि हम इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे रिप्लेस कर रहे होंगे u इक्वल टू x एंड t. तो यहाँ पे x के बजाय हम वो x की वैल्यू रिप्लेस कर रहे होंगे और t में वो t की वैल्यू रिप्लेस कर रहे होंगे, तो हमें फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा.
तो यहाँ पे हम बेसिकली एक पीडी को सॉल्व कर रहे होंगे बाय यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं 3 इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक आगे कंडीशन दे रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये गिवन पीडी को हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे जैसा कि दे रखा है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम स्टेप्स के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे अपने, जो कि फर्स्ट स्टेप था हमारा लेट u इक्वल टू एक्स वाई विद द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। मींस एज्यूम कर लेना है बेसिकली कि गिवन पीडी का सॉल्यूशन इस फॉर्म में होगा। मींस डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रोडक्ट्स के बराबर होगा, जहां पे कैपिटल X इज द ओनली फंक्शन ऑफ X एंड कैपिटल Y इज द ओनली फंक्शन ऑफ Y, जो कि सिर्फ Y का ही स्मॉल y का ही फंक्शन है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था जो कि डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। यहाँ पे मिस है कुछ, तो बेसिकली हमें इस इक्वेशन को पीडी के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे पीडी में डेल यू और डेल एक्स मीन्स एक ही टर्म चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर का चाहिए, सो हम एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, मीन्स स्मॉल एक्स के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई को कांस्टेंट लेंगे, कैपिटल वाई को, इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली, आप देख सकते हैं डी एक्स आ गया मेरा, डी एक्स अपॉन डी स्मॉल एक्स। तो हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे थे तो उसमें डी कैसे आ गया। सो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि कैपिटल एक्स जो था हमारा वो स्मॉल एक्स का ही फंक्शन है, तो वहाँ पे हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें या ऑर्डिनरी करें वो बेसिकली वैल्यू तो वही देगा। सो इसलिए यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव हमारा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के बराबर हो गया। सो हम यहाँ पे डेल एक्स लिखें या डी एक्स लिखें बात बराबर है, क्योंकि वो सिर्फ स्मॉल एक्स का ही फंक्शन है। तो उसी तरीके से हमारा देखिए डेल यू और डेल वाई को भी मैंने स्मॉल एक्स, यहाँ पे कैपिटल एक्स बेसिकली हमारा कांस्टेंट था, सो डी वाई अपॉन डी वाई लिख दिया। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि हमें जो फाइंड टर्म्स ये टर्म्स फाइंड करने थे। फिर उसके बाद हमें वैल्यू रिप्लेस करनी थी बेसिकली ये गिवन पीडी में। तो हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी जो ये वैल्यूज निकाली। तो फिर इनको रिप्लेस करने के बाद कुछ ये इक्वेशन बनी हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे कि ईच डेरिवेटिव को उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग हम अरेंज कर लेंगे, जो कि हमारा स्टेप था कि x को हम, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि x हमारा y के साथ है और y हमारा x के साथ। तो हमने इसको RHS शिफ्ट करके हमने x y अरेंज कर दिए उनके डेरिवेटिव्स के साथ। फिर हमें उनको k के साथ इक्वल लेट करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग डेरिवेटिव हैं। फिर हमने इस डेरिवेटिव को k के साथ इक्वल कर लिया और फिर दूसरे वाले डेरिवेटिव्स को इसके साथ इक्वल कर लिया। फिर हम अलग सेपरेटली सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा स्टेप था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का मैंने मल्टीप्लाई करा के kx को हम इधर ले आए और फिर हमने x कॉमन कर लिया और फिर हम एज्यूम कर रहे हैं d बाई डी एक्स को d एज्यूम कर रहे हैं। तो हमने लिख दिया सिंबॉलिक फॉर्म में 3d माइनस के इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। मीन्स जब हम d बाई डी एक्स को d के फॉर्म में लिख रहे होते हैं उसे हम सिंबॉलिक फॉर्म बोलते हैं। तब हम क्या करेंगे, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे जहां पे d हमारा, कैपिटल D हमारा m से रिप्लेस हो रहा होता है। तो हमने लिख दिया 3m माइनस के इज इक्वल टू 0। मीन्स x यहाँ पे 1 से, तो हमारी m की वैल्यू आ गई k बाई 3। फिर यहाँ पे हम CF निकाल लेंगे जो कि हमारा होगा C1 इंटू ई टू द पावर mx, और m की वैल्यू हमारी k बाई 3 है, तो kx बाई 3 आ गया। और यहाँ पे PI मीन्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो हमारा 0 था क्योंकि RHS 0 है, तो PI एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो CF ही हमारा था। तो यहाँ पे इसका मैंने सॉल्यूशन ये लिख रखा है, कैपिटल X इज इक्वल टू C1 ई टू द पावर kx बाई 3। उसी तरीके से हम y को सॉल्व कर रहे होंगे बेसिकली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y का मैंने मल्टीप्लाई करा दिया इधर, फिर हम k को इधर ले आए और फिर मैंने y कॉमन कर लिया। यहाँ पे d बाई डी वाई को एज्यूम कर रहे हैं बेसिकली d को d के साथ। फिर हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दी उसकी सिंबॉलिक फॉर्म के बाद 2m प्लस के इज इक्वल टू 0। फिर m की वैल्यू सेम एज इट इज, जैसे यहाँ पे कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे कर रहे हैं कि m की वैल्यू निकाल ली माइनस के बाई 2i। फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्यूशन उसका निकाल रहे होंगे C2 ई टू द पावर माइनस के वाई बाई 2 मीन्स ई टू द पावर mx। तो यहाँ पे m हमारा है माइनस के बाई 2 और y के रेस्पेक्ट में चल रहा था तो y आ जाएगा। फिर हमारी कैपिटल Y की वैल्यू आ जाएगी C2 ई टू द पावर माइनस के वाई बाई 2। तो बेसिकली हमारा सॉल्यूशन जो था u इज इक्वल टू एक्स वाई मैंने एज्यूम किया था। तो यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू चाहिए थी, मीन्स कैपिटल X और कैपिटल Y की, तो वो हमें मिल चुकी है। मीन्स क्या कि सॉल्यूशन हमें मिल चुका है, मीन्स u इज इक्वल टू एक्स वाई में हमें सिर्फ पुट करना है एक्स वाई की वैल्यू, तो वो बेसिकली हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। सो ये था हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल।
तो वही सारी स्टेप्स मैंने यहाँ पे फॉलो करी हैं। सो नाउ अब हम अपने टॉपिक 2 की तरफ बढ़ रहे होंगे, विच इज बेसिकली द वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, जिसे हम 1D वेव इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है बेसिकली उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हम इनिशियल कंडीशंस क्या लें एंड बाउंड्री कंडीशंस कैसे लें। तो बेसिकली चीज़ें याद कर लेते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये बेसिक सा कंसेप्ट है। सो आप जैसा कि देख लें, तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग ली है बेसिकली जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ से एंड ए पॉइंट तक, और उसे मैंने x इक्वल टू 0 एंड पे फिक्स कर रखा है, और इधर x इक्वल टू l मीन्स दोनों ही एंड पे उसे मैंने फिक्स कर रखा है। तो यहाँ पे हम जो कंसेप्ट देख रहे होंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है लेट ओ ए बी द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, जिसकी लेंथ मैंने स्ट्रिंग की l ले रखी है, एट द एंड एट द अदर एंड x इक्वल टू l, मीन्स दोनों ही एंड हमारे, एक o एंड है और एक बेसिकली a एंड है, दोनों ही एंड पे मैंने फिक्स कर रखी है। फिर लिखा हुआ है इफ वी पुल दिस स्ट्रिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड होल्ड इट, मीन्स कंसेप्ट बेसिकली ये है कि जो हमारी स्ट्रिंग ये है हमारी, इसको हम ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करेंगे, मीन्स ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर रहे होंगे। तो यहाँ पे तो ये जो स्ट्रिंग है बेसिकली यहाँ पे तो एंड्स पे फिक्स्ड है, दोनों ही एंड्स पे, तो यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, मीन्स डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एंड्स पे 0 होगा, तो वो बीच से ही डिस्प्लेस करेगी। तो हमने स्ट्रिंग को पकड़ के ऊपर खींचा, अब फिर यहाँ पे हम उसे होल्ड करके रखेंगे, तो वो जितना डिस्प्लेस करी होगी वही बेसिकली हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, जो कि हम y(x0) इक्वल टू fx से डिनोट कर रहे होते हैं। फिर हम उसे वहां से ड्रॉप करते हैं, तो वहां पे हम कुछ उसे इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रहे होते हैं, सो दैट हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, वो अपने आप स्ट्रिंग नीचे आती है, फिर वो एक बेसिकली वाइब्रेट होती है ओ ए पे ही, और वो एक वेव फॉर्म मोशन बना रही होती है। दैट्स वाई हम उसे 1D वेव मोशन बोल रहे होते हैं, और इसी वजह से जो इक्वेशन फॉर्म होती है और उसको हम 1D वेव इक्वेशन बोलते हैं। तो इतना सा ही कंसेप्ट है बेसिकली। तो मैंने यही सारी चीज यहाँ पे मेंशन कर रखी है, देख सकते हैं आप। एंड द इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 बिकॉज हम उसे रेस्ट से रिलीज कर रहे होते हैं, यहाँ पे कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रहे होते हैं। सो नाउ वी रिलीज द स्ट्रिंग, देन दिस स्ट्रिंग मूव्स अप एंड डाउन, जो कि मैंने बता ही दिया आपको कि वो ऊपर नीचे मूव करेगी और एक वेव मोशन फॉर्म करेगी। इसी वजह से हम उसे 1D वेव मोशन बोल रहे होते हैं। और जो इक्वेशन फॉर्म होके आती है बेसिकली ये, जो द इक्वेशन of this motion is given by del 2i over del t2 is equal to c square times del 2i over del x2। so उसी इक्वेशन को हम 1D वेव इक्वेशन बोल रहे होते हैं। सो हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां पे बात कर रहे होंगे हम इसकी बाउंड्री कंडीशंस एंड इनिशियल कंडीशंस की। सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो अब हम बात करते हैं बाउंड्री कंडीशंस एंड इनिशियल कंडीशंस की। जो कि बाउंड्री कंडीशंस हमारी दो हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात कर रहा है x इक्वल टू 0 पे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे एट टाइम t पे x इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्यों है डिस्प्लेसमेंट 0? बिकॉज यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को फिक्स कर रखा है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं y0, t इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 0 था और टाइम t था, उस पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हुआ, क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ पे फिक्स्ड है। और उसी तरीके से दूसरे एंड पे बात करें मीन्स a पॉइंट पे, तो वहां पे भी बस x की वैल्यू चेंज है, मीन्स वो लेंथ के अकॉर्डिंग l,0 कोऑर्डिनेट हुआ, तो वहां पे y l,t हो गया। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, क्योंकि यहाँ दोनों ही एंड पे फिक्स थी, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट सिर्फ बीच में हुआ था। सो दैट्स वाई दोनों ही पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट 0, तो यहाँ पे इसी वजह से y l,t इक्वल टू भी 0 हुआ। अब हम बात करते हैं इनिशियल कंडीशंस की। तो इनिशियल कंडीशंस एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि स्ट्रिंग को जब हमने ऊपर की तरफ खींचा था, तो उसकी जो डिस्टेंस थी, मीन्स कितना डिस्प्लेस हुई थी, विच इज बेसिकली कॉल्ड द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो वो हमारा था fx के बराबर, जो कि फंक्शन ऑफ x होगा। और जो हमारी फोर्थ कंडीशन थी, तो यहाँ पे हम जब उसे रिलीज करते हैं स्ट्रिंग को, वो रेस्ट से कर रहे होते हैं, मीन्स उसे कोई भी इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करते हम, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो रही होती है एट टाइम t इक्वल टू 0। तो यही सारी कंडीशंस हैं, जो कि बहुत सारी आसान सी हैं, फिगर देख के आप समझ सकते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहाँ पे हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे 1D वेव पे। तो बढ़ते हैं। So now we discuss about some important questions for this topic, जो कि हमने 2 क्वेश्चन ले रखे हैं यहाँ पे।
तो आप दोनों ही ट्राई करिएगा। मैंने वैसे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस कर रखा है, बट यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आप जरूर ट्राई करिएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहाँ पे सॉल्यूशन हम फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे होंगे। तो अब हम बात कर रहे होंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, क्योंकि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। सो यहाँ पे हमने फिगर भी बना रखा है बेसिकली आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे लेंथ मेरी L दे रखी थी और x इज इक्वल टू 0 हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ जितना डिस्प्लेस हुई स्ट्रिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, वी नोट दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग जो कि हमारी थी, ये याद रखना जरूरी है, del 2y ओवर del t2 इज इक्वल टू c स्क्वायर del 2y ओवर del x2। यहाँ पे y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और x और t मेरा इंडिपेंडेंट। तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्यूशन निकालेंगे जो कि बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख लिया y इज इक्वल टू xt विद द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 जो कि हमारी एक पीडी दे रखी है। फिर यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया वेयर x इज द फंक्शन ऑफ x ओनली एंड t इज द फंक्शन ऑफ t ओनली। फिर हम क्या करते हैं कि डिफरेंशिएट करते हैं उसे x एंड t के रेस्पेक्ट में पार्शियली, वो भी जो कि हमें पीडी के अकॉर्डिंग करना होता है। तो पीडी में ये टर्म हमें निकालने हैं, तो बेसिकली हमने ये कर दिया। और यहाँ पे d आपको बताया था मैंने, डेल के बजाय d क्यों आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव हमारा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के बराबर होता है, मीन टोटल डेरिवेटिव के बराबर हो रहा होता है, क्योंकि वो कैपिटल X हमारा सिर्फ स्मॉल x का ही फंक्शन है। सो दैट, और यहाँ पे जैसे t है वो भी हमारा स्मॉल t का फंक्शन है। तो यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव को ऑर्डिनरी डेरिवेटिव या टोटल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन 1 में, ये बेसिकली। तो यहीं पे यहाँ पे मेंशन कर रखा है रिप्लेस दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो रिप्लेस करने के बाद हम टर्म्स को अरेंज करेंगे, t वाला t के साथ लाएंगे और x को x के साथ ले जाएंगे। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे k लेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर k लेंगे पॉजिटिव वैल्यू तो वो हमारा वेव के फॉर्म के नेचर के हिसाब से सॉल्यूशन नहीं देगा। बट माइनस पी स्क्वायर जब लेंगे हम तो वो हमारा एक पीरियोडिक नेचर मीन्स वेव के नेचर के फॉर्म के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देता है। सो दैट हम यहाँ पे माइनस पी स्क्वायर वैल्यू लेते हैं। तो माइनस पी स्क्वायर जब हमने लिया तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं हमने ईच डेरिवेटिव को माइनस पी स्क्वायर के इक्वल कर दिया, जो कि हमारा स्टेप था वहाँ पे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में। फिर हमने इसको एलएचएस शिफ्ट करके देखिए आप मल्टीप्लाई करा दिया। फिर बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने d बाई डी टी को d से रिप्रेजेंट कर दिया सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए। तो डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू टी हो गया बेसिकली इक्वल टू 0। फिर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रहे होंगे जो कि d को m से रिप्लेस कर रहे हैं। फिर एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। फिर m की वैल्यू निकाल लेंगे तो प्लस माइनस CPI आएगी। तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे देख सकते हो इमेजिनरी रूट्स आए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे c1 e टू द पावर नहीं चलेगा, क्योंकि वो रियल और डिस्टिंक्ट के इक्वल के लिए चलता है। बट यहाँ पे हमारे इमेजिनरी रूट्स हैं, सो हम c1 cos px cpt प्लस c2 sin pct के फॉर्म में लिख रहे होंगे, जो कि cf होता है हमारा। फिर तो ये t के टर्म में आया तो हमारी कैपिटल T की वैल्यू हुई बेसिकली t इज इक्वल टू c1 cos pct प्लस c2 sin pct। फिर उसी तरीके से हम दूसरी तरफ x का टर्म सॉल्व कर रहे होंगे जो कि x का डेरिवेटिव है बेसिकली। तो यहाँ पे माइनस पी स्क्वायर को हम RHS शिफ्ट करेंगे x का मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर उसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे होंगे डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ पे d बाई डी एक्स को मैंने d से डिनोट किया है। और फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रहे होंगे CF निकालने के लिए। तो m स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमने m की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पे भी इमेजिनरी रूट्स आए हैं प्लस माइनस PI। तो यहाँ पे भी जो CF लिखा जाएगा वो C3 cos px में मैंने, क्योंकि C1 C2 कांस्टेंट ले रखे थे ऑलरेडी, इस वजह से मैंने C3 लिया है इस साइड। C3 cos px प्लस C4 sin px, और PI पार्ट तो मेरा 0 होगा क्योंकि RHS शिफ्ट RHS 0 है मेरा। तो यहाँ पे कैपिटल X की वैल्यू आ गई और ये कैपिटल T। तो फाइनल सॉल्यूशन की वैल्यू आ गई, मेरा फाइनल सॉल्यूशन ये रहा, मतलब y इज इक्वल टू xt जो एज्यूम किया था मैंने, वहाँ पे x और t की वैल्यू आ गई। तो हम आगे स्लाइड में देख रहे होंगे बाकी स्टेप्स।
तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिल गया है जैसा कि आप देख सकते हैं उस पीडी का, बट हमें यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस भी गिवन है, सो हमें वो भी अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो, यहाँ पे y जीरो कोमा टी इज इक्वल टू जीरो एंड वाई एल कोमा टी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि लेंथ हमें l दे रखी है क्वेश्चन में, सो उस अकॉर्डिंग लेंथ हो गई। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्यों जीरो हुआ, क्योंकि दोनों ही एंड्स पे फिक्स्ड है हमारी स्ट्रिंग, सो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है क्योंकि वहाँ से हिलेगी नहीं स्ट्रिंग। फिर इनिशियल कंडीशंस की बात करें तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि हम उसे रेस्ट से ड्रॉप कर रहे होंगे, वो भी बिना इनिशियल वेलोसिटी दिए हुए एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे। और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट गिवन है क्वेश्चन में, जो कि हमने स्ट्रिंग को डिस्प्लेस किया, तो वो कितना डिस्प्लेस हुई, तो बेसिकली वाई नॉट इंटू साइन क्यूब पाई एक्स बाई एल बेसिकली दे रखा है। फिर हम बाउंड्री कंडीशन से अप्लाई कर रहे होंगे, वाई जीरो कॉमा टी मीन्स एक्स को जीरो रखेंगे और टी को टी से ही रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं C3 cos इस वाली इक्वेशन 2 में बाउंड्री कंडीशन से अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं cos जीरो का तो 1 हो गया, बट sin जीरो जीरो हो गया, तो C4 वाला पूरा टर्म ही जीरो हो गया, तो C3 बचा। अब यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को जीरो मान लेंगे और इक्वल टू जीरो है, तो ये वैल्यू हमारी जीरो नहीं हो सकती, C1 cos CPT प्लस C2 sin CPT। अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन ही जीरो आ जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। सो हमें C3 को जीरो मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि C3 हमारा जीरो होगा। अब हम दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे, वाई एल कोमा टी इज इक्वल टू जीरो। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे C1 cos CPT, तो यहाँ पे x को हमें l से रिप्लेस करना है। तो जबकि हमारा C3 जीरो हो चुका था, तो C3 वाला टर्म आने को नहीं, तो हमारा C4 बचा। तो C4 साइन PL में हमने PX में L से रिप्लेस कर दिया x को, तो और इक्वल टू जीरो मीन्स डिस्प्लेसमेंट जीरो था। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं C4 भी मेरा जीरो नहीं हो सकता क्योंकि C3 ऑलरेडी हो चुका है। अगर C3 यहाँ पे और C4 दोनों ही जीरो हो गए तो ये मीन्स ओवरऑल टर्म ये जीरो हो गया, और ये जीरो का मल्टीप्लाई इससे होगा तो जीरो, तो मीन्स सॉल्यूशन ही हमारा जीरो हो जाएगा, तो वो इम्पॉसिबल केस है। तो हम बेसिकली साइन PL को जीरो कर देंगे। साइन PL इज इक्वल टू साइन जीरो, जो जीरो वैल्यू होती है साइन की वो n पाई पे होती है, इसलिए मैंने साइन n पाई लिख दिया, तो p इज इक्वल टू n पाई बाई l निकल आई वैल्यू। फिर हम नाउ अप्लाई दी इनिशियल कंडीशन। तो हम इनिशियल कंडीशन मीन्स तीसरी कंडीशन ये वाली अप्लाई कर रहे होंगे, जो कि अब है डेल वाई ओवर डेल टी, बट ये हमारी तो y की वैल्यू दे रखी है, तो हम इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली। तो हमने जैसा कि डिफरेंशिएट किया तो आप देख सकते हैं, फिर एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे निकालेंगे वैल्यू। तो आप देखिए डेल वाई ओवर डेल टी इज इक्वल टू C2 इंटू CP C4 साइन PX इज इक्वल टू जीरो आएगा। तो अब हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि C2 हमारा जीरो होगा, C4 नहीं हो सकता, क्योंकि C4 हो जाएगा तो हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन जीरो हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जहाँ पे हम पूरा सॉल्यूशन देख रहे होंगे। सो नाउ अब हम C3P और C2 की वैल्यूज निकाल चुके हैं, सो हम उसे इक्वेशन 2 में रिप्लेस कर रहे होंगे बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक नया सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसमें C1 C4 कांस्टेंट भी आ रहा है, बाकी का दिस। तो हम C1 C4 को Bn एज्यूम कर लेंगे। सो दिस वैल्यू इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ Bn। सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो उसे हम समेशन लगा के लिख सकते हैं Bn को बेसिकली, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। सो फिर अब हम क्या करेंगे, अप्लाई द लास्ट कंडीशन। तो हमारी लास्ट कंडीशन बची थी जो कि डिस्प्लेसमेंट वाली थी, जिसमें डिस्प्लेसमेंट गिवन था y नॉट साइन क्यूब पाई एक्स बाई एल। तो अब हम यहाँ पे लास्ट कंडीशन हम बेसिकली इक्वेशन नंबर 3 में लगा रहे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इक्वेशन नंबर 3 है, मैंने ये दे रखा है। तो आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में जब ये कंडीशन लगाएंगे मीन्स x को x ही और t को जीरो रख रहे होंगे, तो हमारा cos जीरो वाला टर्म ये जीरो बन जाएगा, मीन्स 1 बन जाएगा cos वाला टर्म। तो बेसिकली बचेगा हमारे पास Bn इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। वो हमारा किसके बराबर होगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है y नॉट साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल। तो बेसिकली इसके बराबर हो गया। फिर हमने एक्सपैंड कर दिया ये सीरीज को, जो कि हमारी n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी दे रखी थी। तो हमारे सारे टर्म्स ओपन हो गए, b1 साइन पाई एक्स बाई एल प्लस b2 साइन 2 पाई एक्स बाई एल, ऐसे ही सारे हो गए। फिर राइट साइड में मैंने साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला लगाया है बेसिकली उसे चेंज करने के लिए, ताकि टर्म्स दोनों साइड मैच हो सके, ताकि हम कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर सकें। सो दैट मैंने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाया, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा था यहाँ पे, तो मैंने चेंज कर लिया। तो बेसिकली
वैल्यू आई है जो y नॉट 3/4 साइन पाई एक्स अपॉन एल माइनस y नॉट अपॉन 4 साइन 3 पाई एक्स बाई एल। तो अब हम यहाँ पे टर्म्स को कंपेयर कर रहे होंगे कि बेसिकली कौन सा टर्म किसके बराबर है, फिर हम उससे कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो b1 b2 b3 की वैल्यूज निकल आएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन पाई एक्स बाई एल इस साइड है और साइन पाई एक्स बाई एल इस साइड भी है। तो ये b1 की वैल्यू यहाँ पे ये कोएफिशिएंट के बराबर होगी, मींस y नॉट इंटू 3/4। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 3y नॉट अपॉन 4। वैसे ही b2 का यहाँ पे तो कोई टर्म ही नहीं है, सो b2 की वैल्यू 0 हो गई। अब b3 का मीन साइन 3 पाई एक्स बाई एल था यहाँ पे, तो b3 की वैल्यू हो गई माइनस y नॉट अपॉन 4। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, बाकी फिर सारे टर्म 0 होंगे क्योंकि दो ही टर्म प्रेजेंट थे ऐसे। तो b4 b5 एंड b6 एंड सो ऑन सारे टर्म 0 होंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो b1 और b3 की वैल्यूज निकली हैं इनको हम अपने इक्वेशन नंबर 3 में एक्सपैंड करके पुट कर देंगे सीरीज को। तो y x, t आप देख सकते हैं फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा जो हमें 3y नॉट अपॉन 4 साइन पाई एक्स बाई एल, जहाँ पे n की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है क्योंकि 2 के ही लिए निकल रहा है, n इक्वल टू 1 और 3 के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस y नॉट अपॉन 4 साइन 3 पाई एक्स बाई एल एंड इंटू कॉस 3 पाई सी टी अपॉन एल। तो फाइनल यही था हमारा सॉल्यूशन। सो दिस इज ऑल अबाउट। Alright guys, that is going to about wrap up this video. So make sure you hit the like and subscribe button to stay positive. Bye-bye.